हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री की फर्स्ट बुक के चैप्टर सेकंड का रिवीजन फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल। और जिसने चैप्टर वन का रिवीजन नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर देख लेंगे, उनको वीडियो मिल जाएगी और उनका रिवीजन हो जाएगा बहुत जल्दी से और अच्छे से। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? राजा किसान नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना होता है, क्यों? क्योंकि चैप्टर के नेम के मीनिंग में ही आपके उस चैप्टर का बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या दिया है? 600 ईसा पूर्व या बीसीई से 600 ईस्वी या जिसको हम एडी भी बोलते हैं। तो ये कितने साल हो गए? अप्रॉक्स 1000 साल हो गए। तो हमें इन 1000 सालों में, जिनको पता है ईसा पूर्व और ईस्वी मैं बता चुकी हूँ पहले भी, तो वो ये जान सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व से ईस्वी का जो टाइम है कितने साल हो गए? 1000 साल हो गए अप्रॉक्स। और इस टाइम में कौन-कौन से एम्पायर्स आए, कौन से राजा थे, उनके किसानों के साथ क्या रिलेशन थे, उस टाइम पर स्टार्टिंग में कौन-कौन से सिटीज़ डेवलप हुई या फिर कौन से राज्य हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में क्या-क्या चेंजेस आए इस टाइम पर। ठीक है? ये हमें इस चैप्टर में देखना है। अब कोई अगर आपसे कहे कि आपको कैसे पता कि इस टाइम पर जो भी चेंजेस हो रहे थे, हम कैसे जानेंगे? तो इस टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक ज़रिया या एक स्रोत होता है जिसको बोला जाता है अभिलेख। अभिलेखों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अभिलेख यानी कि कोई भी पुरानी चट्टान हो गई, रॉक हो गया, पत्थर हो गया, उस पर कोई भी अगर किंग या फिर कोई भी इंसान कोई चीज़ ऐसे गाड़ कर या एंग्रेव करके लिखवाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अभिलेख या फिर इंस्क्रिप्शन। अब इस इंस्क्रिप्शन की मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। इन इंस्क्रिप्शंस को लिखवाने की जो शुरुआत थी प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले एक किंग ने की थी जिसका नाम था अशोक। अब अशोक को आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस किंग रहा है इंडियन हिस्ट्री में और अशोक के ऊपर बहुत सारी मूवीज़, सीरियल्स भी बन चुके हैं। तो इसी अशोक ने इन अभिलेखों को लिखवाने का काम किया था। अब ये अभिलेख होते कैसे, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके पेज नंबर 46 पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक ने बनवाए ये कोई चट्टान या रॉक आपको देखने को मिली होगी और इस पर कुछ गड़ा हुआ है। उसने कुछ मैसेज लिखवाया लोगों के लिए, लेकिन ये क्या लिखवाया आज के टाइम में हम नहीं समझ सकते। तो इसको समझने का काम किसने किया? एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे या ब्रिटिश अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। जब इसकी खोज की गई तो उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ठीक है? तो उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग निकाला था। जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये जो सिंबल है पहला उसका मीनिंग है क, इस तरीके का सिंबल हो तो उसका मीनिंग है च। तो इस तरीके से जो इनको पढ़ने वाले होते हैं वो इनके मीनिंग को जान सकते हैं। अब अशोक के इस इंस्क्रिप्शन का सबसे पहले जिसने मीनिंग निकाला या समझा कि आखिर इस अशोक ने इन इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखवा रखा है, तो वो इंसान वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ है, या ब्राह्मी और खरोष्टी एक जो स्क्रिप्ट होती है, इसका मीनिंग सबसे पहले किसने निकाला? तो किसने निकाला? जेम्स प्रिंसिप ने निकाला। कब निकाला? 1830 में। अब आपको ये जो फर्स्ट लाइन थी इसके पीछे ये मैंने पूरी कहानी समझा दी है कि इस इंसान ने जो मीनिंग निकाला इस लैंग्वेज का, ब्राह्मी और खरोष्टी, जो कहाँ लिखी हुई थी? अशोक के इंस्क्रिप्शन पर, उनका मीनिंग निकाला और फिर तभी लोगों को पता चल पाया कि आखिर इतने बड़े किंग ने लोगों को क्या मैसेज दिए, वो क्या कहना चाहता था, ये सारी बातें हमें पता चल सकी। ठीक है? अब अगर कोई आपसे पूछे कि अशोक किस एम्पायर का या साम्राज्य का किंग था, तो वो था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है? मौर्य वंश बोल सकते हैं, मौर्य एम्पायर बोल सकते हैं। लेकिन इस मौर्य वंश का फाउंडर या इसकी स्थापना करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त पर भी बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं टीवी में, आपने देखे होंगे। ठीक है? चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार। और बिंदुसार का ही बेटा कौन था? अशोक। तो अशोक थर्ड नंबर पर आता है, ये याद रखना। अगर हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। फिर उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसार और उसका बेटा आया अशोक, जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस किंग रह चुका है। ठीक है? अब ये आपने देख लिया। अब एक और हमें क्या चेंज देखने को इस टाइम में मिलता है कि इस टाइम सबसे बड़ा चेंज आया, आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोहे का। क्योंकि इससे पहले जो भी खेती की जाती थी उसमें क्या होता था? लकड़ी के टूल्स का यूज़ किया जाता था। तो उससे इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली हम खेती या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई लोहे के टूल्स होते हैं या औज़ार होते हैं तो उससे खेती अच्छे से की जा सकती है। दूसरा, हमें इस टाइम पे बहुत सारे सिक्के या कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, अलग-अलग किंग्स ने अपने-अपने कॉइन्स बनवाए। फिर इस टाइम पे कुछ जैन और बौद्ध जो रिलिजन थे, उनकी हमें कुछ विचारधाराएँ, उनकी कुछ आइडियोलॉजी देखने को भी मिलती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या थे? इस टाइम पर क्या होता था, कोई भी एक ज़मीन है, लैंड है और अगर वहाँ पर किसी इंसान ने अपने पैर रखे, उसको बोला गया है पद, तो उस एरिया को क्या बोल दिया जाएगा? जनपद। ठीक है? और यही जनपद जब बहुत बड़े बन जाते थे, बहुत बड़ा अगर कोई बन जाएगा जनपद, तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? महाजनपद। इंग्लिश में भी इसको क्या बोला गया है? महाजनपदास। ठीक है? अब ये जो महाजनपदास थे, मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपके चैप्टर में जो मैप दिया है पेज नंबर 30 पर। ठीक है? सेकंड चैप्टर में ये मैप दिया है। अब ये जो सारी जगहें दी हैं, ये क्या है? ये महाजनपद आज है। इस टाइम के फेमस महाजनपद आज हैं और इनमें से कुछ आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार इनको देखना होगा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। इन महाजनपद आज के अलावा ये देखिए, एक मैप ये है जो कि पेज, अब ये सेकंड मैप और इस चैप्टर में पेज नंबर 33 पर ये देखिए, जब यहाँ पर क्या हुआ, अशोक के इंस्क्रिप्शन की मैंने आपको इमेज दिखाई थी। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, देखिए जब देखा गया तो इतनी सारी जगहों पे ये आपको प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं। कलसी, यहाँ तक, ये पाकिस्तान तक तक्षशिला, यहाँ कंधार अफगानिस्तान तक और नीचे साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में सोपारा, इतनी सारी जगहों से अशोक के इंस्क्रिप्शन या अभिलेख हमें मिले हैं। और उस पर जो लैंग्वेज लिखी हुई थी उसका मीनिंग सबसे पहले किसने निकाला था? हमने पढ़ा था अभी, जेम्स प्रिंसिप। ठीक है? अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ यहाँ पर महाजनपदास के नाम हमें दिए हैं जो कि फेमस महाजनपद थे, जैसे कि ये हो गए वज्जी, मगध। तो ये जो नाम दिए हैं इनको तो आप मैप पर देख लेना, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती। यही नाम देखने को मिलेंगे आपको इंग्लिश में भी। ये नाम कुछ अजीब नहीं है। अब आज से हज़ारों साल पुरानी बात है तो आपको नाम भी एंशिएंट वाले ही याद करने होंगे। ठीक है? याद करने से याद हो जाएगा ईज़िली। अब इन महाजनपदों में जो लोग रूल करते थे या तो वो किंग होते थे या फिर वो कुछ लोगों का ग्रुप होता था। उस ग्रुप को बोला जाता था गणसंघ।
ठीक है? अब ये इतने सारे महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में कि कितने महाजनपद आज थे, तो कितने थे 16 या 16 और इनमें से सबसे फ़ेमस कौन-सा था? मगध। मैं यहाँ लिख देती हूँ। मगध आपको हमेशा याद रखना है, इस पर क्वेश्चन्स भी आते हैं कि मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था और ये मगध आज के टाइम का जो झारखंड, बिहार वाला एरिया है, उसी जगह पर था उस टाइम पर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर क्या रीज़न थे कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया? तो ये सारे रीज़न थे। सबसे पहला वहाँ पर लोहे की खदानें या माइन्स थी। इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों के लिए लोहे के वेपन्स बनाना, औज़ार बनाना उनके लिए ईज़ी हो जाएगा। वहाँ नदियाँ थी, इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर ट्रेड करना उनके लिए ईज़ी हो जाएगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट शासक थे। यानी वहाँ जो रूल करने वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, तभी ये मगध इतना पावरफुल हो पाया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसके बारे में आपके पास जानने के लिए कौन-कौन से स्रोत हैं? स्रोत मतलब हमारे पास क्या ज़रिया है कि हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पास जो स्रोत है उसमें सबसे पहला है मेगास्थनीज़ के विवरण। मेगास्थनीज़ कौन था? एक राजदूत था जो कि बाहर फ़ॉरेन से आया था और यहाँ इंडिया आकर उसने चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में जो भी चीज़ें देखी उनको एक बुक में लिखा था और उस बुक का नाम था इंडिका। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे कि मेगास्थनीज़ का बुक का नाम क्या है? तो उसकी बुक का नाम क्या था? इंडिका। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। दूसरा कौटिल्य था, कौटिल्य या फिर इसको चाणक्य भी बोलते हैं और इसने एक बुक लिखी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र। ये इंडियन हिस्ट्री को जानने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है या स्रोत है। फिर आ जाते हैं उस टाइम जैन और बौद्ध रिलीजन की जो भी किताबें हुआ करती थी वो हो गई या फिर और भी रिलीजियस जो टेक्स्ट या किताबें होती हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख जिसकी इंपॉर्टेंस अभी हमने देखी, जिसका मीनिंग किसने निकाला था सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का? जेम्स प्रिंसेप ने और उस टाइम के कॉइन्स। यानी ये सारी चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो हम इनसे जान सकते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य में एम्पायर में क्या-क्या हुआ था। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर यहाँ मैंने जब एक एम्पायर की बात कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद ना लाइन कर दी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमें नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ना है, ऐसा बुक में नहीं दिया है पर आपकी समझ के लिए मैंने ऐसा किया है। फिर मौर्य एम्पायर के 5 सेंटर्स थे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है पाटलिपुत्र जो कि उसकी राजधानी थी, ये याद रखना। अब पाटलिपुत्र कौन-सी जगह है? आज का जो बिहार है, वहाँ पर पटना ही क्या था एंशिएंट टाइम में पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, ठीक है? उसके अलावा 4 सेंटर्स और थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। ये आपको चैप्टर में जो मैप दिया है उसमें आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं और पाटलिपुत्र भी आपसे मार्क करने को पूछ सकते हैं। अब मेगास्थनीज़ ने क्या लिखा मौर्य एम्पायर के बारे में? उसने अपनी बुक में लिखा, कि यहाँ जो सैनिक या आर्मी होते थे उसमें एक कमिटी होती थी और 6 उसकी उप समिति या सब कमिटीज़ होती थी और ये सब अलग-अलग काम को संभाला करती थी। जैसे कि एक क्या करेगा, एक नौसेना को देखेगा, दूसरी कमेटी क्या करेगी, यातायात या ट्रांसपोर्ट को देखेगी, खान-पान को देखेगी, एक पैदल सैनिक को देखेगी और एक कमेटी अश्वरोही मतलब घोड़े जो होते हैं, हॉर्स जो होते हैं, उनको देखेगी। एक कमेटी रथारोही को देखेगी और बाकी हाथी या एलिफेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वॉर में उनको देखेगी। तो सभी का अलग-अलग काम था और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मेगास्थनीज़ के इंडिका नाम की किताब से, ठीक है? अब मौर्य एम्पायर की बात यहाँ पे खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। अब आ जाती है बात साउथ इंडिया की। देखिए ये सब आपने पढ़ लिया मौर्य एम्पायर के बारे में। अब यहाँ थोड़ा-सा साउथ के बारे में दिया है कि साउथ इंडिया में भी कुछ फेमस एम्पायर थे जिनका नाम था चोल, चेर और पांड्य, ठीक है? जो कि कहाँ था? आज का तमिलनाडु और केरल वाला जो एरिया है वहाँ पर ये एम्पायर थे। और अगर हमें साउथ इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है जिसका नाम क्या है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। संगम ग्रंथ या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं संगम लिटरेचर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई साउथ इंडिया के बारे में आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपके पास कौन-सा एक इंपॉर्टेंट स्रोत है? तो वो इंपॉर्टेंट स्रोत है संगम ग्रंथ, ठीक है? मैं मैप में भी आपको अभी दिखा दूँगी ये एम्पायर्स। फिर उसके बाद आ जाता है कुषाण एम्पायर। कुषाण अलग हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे। इन्होंने क्या किया जब इन्होंने रूल किया तो अपने बहुत बड़ी-बड़ी ना मूर्तियाँ बनाई। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। और क्यों बनाई इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी अपने स्ट्रक्चर्स? क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि हमारे ये जो बड़े स्ट्रक्चर हैं ये किसके इक्वल हैं। ये अपने आप को दिखाते थे गॉड से अपने आप को कंपेयर करते थे कि हम भी उन्हीं की तरह हैं और गॉड ने ही हमें कहाँ भेजा है? आप लोगों पर रूल करने के लिए भेजा है। ठीक है? अब कुषाणास के बाद एक और इंपॉर्टेंट एम्पायर जो कि 4th एडी 4th सेंचुरी में आया जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने गुप्त एम्पायर जिसका फेमस किंग कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड हो गया, समुद्रगुप्त हो गया ये सब। इस टाइम पर ही सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का राइज़ हो गया था। फ्यूडलिज्म क्या होता है? जब जो किंग के पास लैंड होता है वो अपनी लैंड को डिवाइड कर देता है और दूसरे लोगों में या तो कुछ ज़मीन को दान में दे देता है या फिर कुछ ऑफिशियल या अधिकारियों को अपनी ज़मीन दे देता है और उसका जो कंट्रोल होता है ज़मीन पे वो कम हो जाता है। ठीक है? अब गुप्त काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन-कौन से स्रोत हैं? अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, साहित्य मतलब उस टाइम की जो भी कुछ किताबें इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो। प्रशस्तियाँ होता है अगर राजा की प्रेज़ में कोई चीज़ लिखी गई है, उसकी प्रशंसा में कोई चीज़ लिखी गई है तो वो क्या कहलाता है? प्रशस्ति। जैसे इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति। अब ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ। देखिए हरिशेन कौन है? एक इसने राइटर था या पोएट था, ठीक है? अब समुद्रगुप्त कौन है? किंग है। अब समुद्रगुप्त ने इसको काम दिया कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ लिखना है। तो इसने प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग कहाँ पर है? आज का जो इलाहाबाद है यूपी में वहाँ। तो वहाँ पर एक पिलर है या फिर उस पर क्या किया? राजा के बारे में लिख दिया बहुत कुछ और उसी को किस नाम से जाना गया है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है? या फिर इसका एक और नाम है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है एक और इसका? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है? जो कि किसके बारे में था? समुद्रगुप्त के बारे में था। लेकिन वो तो किंग है, कुछ तो जाकर लिखेगा नहीं। तो उसने लिखने का काम किसको दिया था? हरिशेन को। ये बात आपको याद रखनी है। अब 6th सेंचुरी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज क्या था? यहाँ पर लोहे के फाल का यूज़ होने लग गया था। इससे जो एग्रीकल्चर था, उसका जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर एक और चेंज क्या था कि यहाँ पर दानात्मक अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। यानी इस टाइम के जो बहुत सारे धोबी थे, बुनकर थे, कुम्हार, लोहार, ये सारे लोग भी कुछ दान में दिया करते थे और हमें इस बात की जानकारी उस टाइम के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म यहाँ पर आ गया, ये है श्रेणी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिल्ड्स। आप इसलिए आपको दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। तो श्रेणी क्या होता है? कोई भी जो व्यापारी है, उसका एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को या व्यापारियों के संघ को क्या बोला जाता है? श्रेणी। ये डेफिनिशन याद करनी होगी आपको एग्जाम के लिए। ये लोग क्या करते हैं? ग्रुप्स में
ट्रेड करते हैं। ग्रुप्स में कच्चा माल खरीदेंगे, फिर उसको बनाएँगे और तैयार करके बाज़ार में बेचेंगे और इसी ग्रुप को या संघ को क्या बोला गया है व्यापारियों के? श्रेणी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट छठी शताब्दी या 6th सेंचुरी में क्या होने लग गया था, बहुत सारे नदी से हमें कुछ रास्ते देखने को मिलते हैं जो कि कहाँ तक जा रहे हैं या समुद्र से बहुत सारे रास्ते डेवलप हो गए थे, जो अरब सागर से कुछ तो उत्तरी नॉर्थ अफ्रीका तक जा रहे हैं, कुछ पश्चिम एशिया तक जा रहे हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी से चीन तक जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक जा रहे हैं। तो यानी कि इस टाइम पर जो नदी के द्वारा या सी के थ्रू होने वाला ट्रेड था वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। अब लास्ट में गुप्त एम्पायर के एंड में आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करते हैं उसके सिक्के। इसका मतलब क्या है? मैं समझाती हूँ देखिए। जब गुप्त एम्पायर की बहुत सारी चीज़ों को खोजा गया, तो देखा गया कि धीरे-धीरे उनके जो कॉइन्स हैं या सिक्के हैं, उसमें हमें मिलावट देखने को मिल रही है। यानी जब इस एम्पायर की स्टार्टिंग हुई, तो उसमें जो कॉइन्स थे, उसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने गोल्ड का यूज़ कर रखा था। लेकिन धीरे-धीरे क्या होने लग गया, एंड में इन्होंने गोल्ड में मिलावट करनी शुरू कर दी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ज़रूर उनकी जो इकोनॉमी है, इस टाइम पर इतनी अच्छी नहीं रही होगी और इकोनॉमी अच्छी नहीं रही, तो धीरे-धीरे इस गुप्त एम्पायर का क्या हो गया, गुप्त काल का धीरे-धीरे पतन या डिक्लाइन हो गया। ये भी धीरे-धीरे गिरता गया। ठीक है? अब लास्ट में ये गुप्त एम्पायर की बात हो गई, फिर आपको यहाँ पर अब यहाँ लास्ट में आपको दिया है अभिलेख या फिर इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि हम जान चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं। ठीक है? अब यहाँ देखते हैं हम क्या लिखा है। अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या लैंग्वेज थी, उस टाइम किंग का नाम क्या था, क्या किस डेट में उसको लिखा गया और किंग लोगों को क्या मैसेज देना चाहता था, क्या संदेश देना चाहता था। फिर उसके बाद जो प्रस्तर या पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो मौर्य एम्पायर की पहचान माने जाते हैं। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ ये। ये क्या है? हमारा एम्बलम है, हम लोग सब जानते हैं और ये किसने बनवाया था? अशोक ने अपने एक पिलर पे बनवाया हुआ था और क्योंकि अशोक इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस किंग रहा है, इसीलिए उससे इंस्पायर होकर इसको हमने शामिल किया अपनी बहुत सारी चीज़ों में, अपने कॉइन्स पर, अपने नोट पर इसको एम्बलम बनाया और ये जो अशोक चक्र है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्लैग में भी किया जाता है, ये भी यहीं से लिया गया है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अशोक या मौर्य एम्पायर की पहचान माने जाते हैं। फिर लास्ट में कुषाण जो हैं उन्होंने बड़ी-बड़ी अपनी मूर्तियाँ बनवाई क्योंकि वो अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र। यानी सीधा उन्होंने किसने रूल करने के लिए भेजा है? गॉड ने भेजा है और इस बात के लिए वो इंस्पायर थे चीनी किंग से। चीन के जो शासक या किंग थे वो भी ऐसे किया करते थे और उन्हीं को देख के कुशाणास ने भी यही किया। अब देखिए आपको राजाओं के बारे में तो बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन उस टाइम की जो साधारण या आम जनता होती थी, वो राजा के बारे में क्या सोचती थी? अगर आपको ये जानना है तो आपको क्या पढ़ना होगा? जातक और पंचतंत्र जैसी कुछ स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं जिनमें पाली लैंग्वेज लिखी होती है। पाली लैंग्वेज उस टाइम के आम लोग बोला करते थे और उसी लैंग्वेज में इनको लिखा गया है। ठीक है? अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम के जो आम लोग होते थे वो राजा के बारे में क्या सोचते थे। फिर लास्ट में यहाँ पर दिया है छठी शताब्दी में सिक्का कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किए? तो किसने जारी किए थे? कुषाण किंग ने। और अगर पूछा जाए सबसे अच्छी क्वालिटी वाले गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किए? तो गुप्त ने। तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन गुप्त ने क्या किया? सबसे पहले क्या करे अच्छी क्वालिटी वाले गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे या जारी किए थे। ठीक है? अब नेक्स्ट है यहाँ पर इस टाइम पे हमें बहुत सारे भूमिदान या फिर ज़मीन को दान में या ग्रांट में देने का उल्लेख देखने को मिलता है इंस्क्रिप्शन। यानी इतने सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं और बहुत सारी उनमें हमें देखने को मिला है कि भई ये जो ज़मीन है इस इंसान ने दूसरे इंसान को दान में दे दी है। तो इसको क्या बोला जाएगा? लैंड ग्रांट या भूमि को दान में देना। जो कि ज़्यादातर किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को या फिर जो धार्मिक या रिलीजियस संस्था ऑर्गनाइजेशंस होती हैं उनको। ठीक है? अब नेक्स्ट है यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं होता था। लेकिन हमें एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है जो कि किसका है? प्रभावती गुप्त का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वीन है, आपको इनका नाम याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया था? इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। देखिए इस टाइम पे किसी औरत के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी लेकिन इनके पास थी और इन्होंने अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा दान में या ग्रांट में भी दिया था क्योंकि वो एक क्वीन थी। अब ये किसकी बेटी थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये थी चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय की बेटी। आपको याद रखना है जो कि गुप्त एम्पायर का ही किंग था और उसी की बेटी कौन थी? प्रभावती गुप्त। क्योंकि ये थे पावरफुल किंग की बेटी हैं, तो इसीलिए इनके पास भी बहुत सारी पावर्स थी। अब धीरे-धीरे जो भूमिदान था इससे क्या होने लग गया था? जो किंग था देखिए किंग के पास इतनी सारी ज़मीन है, लेकिन वो अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा दान में दे देगा या कुछ ऑफिशियल या अधिकारी को कोई ज़मीन दे देगा, तो जो ज़मीन है उस पर किंग का कंट्रोल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? और उसकी पावर्स भी कैसी हो जाएँगी? कम हो जाएँगी। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि इससे क्या होता गया? दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व यानी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इस टाइम पर वो सारी चीज़ें कम होने लग गई और गुप्त एम्पायर की पावर भी अब डिक्लाइन करने लग गई। अब लास्ट में यहाँ क्या दिया है? हमने जाना कि अभिलेखों से इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ सीमाएँ भी हैं। वो क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला, लेकिन अब उस इंस्क्रिप्शन में क्या दिया है? कोई अक्षर या शब्द हैं वो ढंग से उत्कीर्ण मतलब होता है एन्ग्रेव करना। ऐसे जब हम कोई चीज़ नुकीली चीज़ से गाड़ कर लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? एन्ग्रेव करना। जैसे आप इंस्क्रिप्शन की इमेज देखेंगे तो आपको देखकर समझ आ जाएगा। अब वो क्या है? हल्का हो गया क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें हल्की हो जाती हैं या फिर वो कोई अक्षर मिट गया है। तो इससे भी क्या होगा? जो हम रियल मीनिंग है वो नहीं जान पाएँगे कि आखिर उसमें क्या बात कही जा रही है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक पीडीएफ, इसमें से अगर मैं ये लाइन समझा रही हूँ और बीच में से 3-4 वर्ड हटा दूँ, तो क्या आप पूरा मीनिंग समझ पाएँगे? नहीं समझ पाएँगे। तो ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस क्योंकि इतने पुराने हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अक्षर जो होते हैं या वर्ड्स जो होते हैं हल्के पड़ जाते हैं या मिट जाते हैं, तो हम बहुत बार मीनिंग नहीं जान पाते। तो इसलिए इंस्क्रिप्शन एक अच्छा स्रोत है, एक अच्छा ज़रिया है हिस्ट्री जानने का, लेकिन उसमें बहुत सारी सीमाएँ या कमियाँ भी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अभिलेखों को पढ़ने में क्या-क्या सीमाएँ हैं। तो आई होप ये सेकंड चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स होंगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा बहुत आपको अगर कुछ समझ आया, आपका रिवीजन हो गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए क्योंकि दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिस्ट्री को